वेलकम स्टूडेंट्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखिए कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, इन तीनों को अगर इस तरीके से मतलब एडजस्ट करें कि तीनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, तो उस केस में जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और फोर्स जो है, थंब जो है फोर्स को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है ना, ये है। और इन तीनों के बीच में मतलब मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब के बीच में, इन तीनों के बीच में आपस में कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक एक्स के अलोंग है तो एक वाई के अलोंग, तो दूसरा जेड के अलोंग। ठीक है, इन तीनों में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसके अलोंग करंट और इसके अलोंग फोर्स। क्लियर? अब इसको याद रखने का तरीका भी है। कैसे याद रख सकते हो इसको? FBI, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, पैरेलल हैं दोनों आपस में, और देखिए इनमें करंट भी जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में मतलब एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से पैरेलल चलते हैं तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो वही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर 1 है और ये आपका कंडक्टर 2 है। तो कंडक्टर 1 में जो करंट की डायरेक्शन ये है, मान लीजिए, ठीक है ना, करंट इस तरीके से जा रहा है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? होल्ड द कंडक्टर इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, आप इस तरीके से इसको मुट्ठी में बंद करो, इस कंडक्टर को, करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रख लो, तो जो आपकी अंगुलियों के जो कर्ल होंगे ना, आप देखो इस साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगी और इस साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है ना, मतलब राइट हैंड साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, पॉइंटेड इस तरीके से। जैसे ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यही इस तरीके से आएगी ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेपर। और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो सेम सिचुएशन यहां पे है। तो कंडक्टर 1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कंडक्टर 2 के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, तो वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो B1 इसको नाम दे दिया हमने, क्योंकि ये कंडक्टर 1 की वजह से बन रही है। ऐसे ही देखिए कंडक्टर 2 में जो करंट जा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कंडक्टर 1 के ऊपर, वो कैसी बनेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में नहीं है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हमने नाम दे दिया B2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। क्लियर? अब वही सारी बातें इस थ्योरी में लिखी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो B1 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। डी यहां पे क्या है? डिस्टेंस, भाई कितनी दूरी पे आप देख रहे हो। ठीक है ना, तो B1 कंडक्टर से I1 कंडक्टर से जो B1 बन रहा है, तो कितनी दूरी पे हम देख रहे हैं? D डिस्टेंस पे देख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस D है, तो D डिस्टेंस पे हमने देखा। जैसे आप यहां समझिए इस डायग्राम में कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? D है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कहां से आता है? फ्रॉम बायोट सवार्ट्स लॉ। ठीक है ना, क्या होता है ये? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे B क्या है? अपना B1 है, और I क्या है? I1 है। I1 की वजह से बना नहीं है, तो ये therefore force acting on the second conductor due to the magnetic field produced by the first conductor। अब फर्स्ट कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है सेकंड कंडक्टर के ऊपर, तो ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड कंडक्टर की ये होगी करंट की डायरेक्शन। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, हमारे पास करंट आ गया I2, मैग्नेटिक फील्ड आ गई I1। तो तीसरा फैक्टर क्या है? फोर्स।
ठीक है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। तो तीसरा फैक्टर है फोर्स, और ये तीनों क्या होते हैं आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी फिर। करंट, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट आपका इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आप क्या देखोगे, जो फोर्स है वो इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन टू सेकंड कंडक्टर के ऊपर लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट की वजह से, ठीक है ना, ये फोर्स हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप दिखाना चाहो इनटू द पेपर तो आप इस तरीके से दिखाओ, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन, तो तीनों आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, BIL साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ड्यू टू वन की वजह से लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1, और करंट क्या है I2 DL साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ना, यहां देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो देखिए यहां पे B1 की वैल्यू है और ये B1 है, तो ये इसमें आप पुट कर दो, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 DL अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। और अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ देखना चाहते हो, भाई इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है मान लो, ठीक है ना, L लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये जो DL है इसको नीचे डिवाइड कर लो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड कंडक्टर का देखेंगे। सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, और जो फोर्स है आपके पास वो ये आ जाएगा। पहले क्या था उसी तरीके से दूसरे वायर के लिए हम देखेंगे। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या हो जाएगा, B2 I1 DL साइन थीटा। तो फ्रॉम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन दोनों को कंबाइन कर दो, सेम वही एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है ना। और फोर्स पर यूनिट लेंथ देखना है तो उसको फोर्स डिवाइड बाई DL कर दो, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या समझ में आया इनसे हमें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ। इक्वेशन थर्ड देखिए ये है म्यू नॉट I1 I2 DL अपॉन 2 पाई डी, ठीक है ना ये, और इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है इस तरीके से, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। और F12 को देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है ये वाली है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। तो देखा जाए तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, तो वही चीज आ गई। तो हमने क्या देखा कि जब करंट की डायरेक्शन, दोनों कंडक्टर्स में जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उस वजह से इन वायर के अंदर जो बेंडिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन द फोर्सेज आर कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव, एंड कंडक्टर्स में बेंड कॉनकेवली, ठीक है ना। तो कॉनकेव शेप निकल के आती है ना एक तरीके से, तो हम इसको कॉनकेवली बोल सकते हैं, कॉनकेवली बेंड हो गए, ठीक है ना, और अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। सेम केस अगर हम उल्टा कर दें, करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें, व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक में इस तरीके से करंट जा रहा है, दूसरे में आप ये मान लो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है ना, तब जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये। तो फोर्स कैसा होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, रिपल्सिव होगा, एंड कंडक्टर्स में बेंड कॉन्वेक्स लाइक, ठीक है ना, कॉन्वेक्स की तरीके से जो है कंडक्टर्स आपके बेंड हो जाएंगे। अब देखिए
फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक लूप को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर शेप की एक हमने लूप ले ली, करंट कैरिंग लूप हमने ली है, इसको हमने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैग्नेटिक देखिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ, इस तरीके से जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में एक आर्मेचर बोलते हैं इसको, आर्मेचर हमने रख दी, ठीक है ना। कोयल हमने रख दी सर्कुलर, ये रेक्टेंगुलर कोयल, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है P से Q, Q से R, R से S, S से P, ठीक है ना। इस तरीके से आपका करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये क्या है? इसकी एक्सिस है, ठीक है ना, इसका सेंट्रल पार्ट, ये एक्सियल लाइन है इसकी। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर भी फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से ये जो आपकी आर्मेचर है ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। और कोई भी चीज जब एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, इसका मतलब कैसी मोशन होगी? रोटेशनल मोशन। तो ये जो आर्मेचर आपकी रोटेट करने लगती है, ठीक है। तो ए रेक्टेंगुलर लूप PQRS ऑफ लेंथ L विड्थ B प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस आर्मेचर को रख दिया, इसकी लेंथ L है और विड्थ कितनी है? B है। अब देखिए वही डायग्राम है सेम, ठीक है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैंने यहां बनाने की कोशिश की, इसमें एंगल आपको दिखा रहा हूं। इसमें दो एंगल बनते हैं, एक तो अल्फा और एक थीटा, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि एंगल कैसे बनते हैं और क्या है एक्चुअल में। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि जो आपने आर्मेचर ली है, ठीक है ना, उस आर्मेचर के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये, ठीक है। जो आपने जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर शीट हमने ले ली, रेक्टेंगुलर शीट, और उसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है ना। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? अल्फा डिग्री। क्लियर? तो ये उस अल्फा की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी आर्मेचर है, इस आर्मेचर के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया इसने? अल्फा डिग्री एंगल बनाया। क्लियर? दूसरा एंगल आता है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप एंड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लूप का जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? तो प्लेन, अब जैसे इसका प्लेन तो यही है ना, इसका प्लेन तो यही हो गया, तो अपने इस वाले केस में तो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? तो ये वाला देखते हैं, प्लेन जो आर्मेचर है उसका प्लेन कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो तो अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर आ रहा है? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा दोनों का अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। यहां पे भी अपना अल्फा प्लस थीटा कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और इस वाले केस में अपना थीटा तो हो गया 0, तो अल्फा किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। मतलब दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। दोनों का सम जो है 90 डिग्री आता है। तो अगर अल्फा आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो अल्फा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सम लेकिन आपका 90 डिग्री रहेगा। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ, RS, PQ और RS, ये जो दो साइड हैं PQ और RS, इनके ऊपर देखिए फोर्स। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, जो मिडिल फिंगर है उसको आप करंट की डायरेक्शन में रखिए, फोर्थ फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, और फिर आप देखिए आपकी थंब जो है किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो थंब की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से आएगी एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया फोर्स F1। इस तरीके से यहां देखिए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों से फोर्स की डायरेक्शन एक्सियल लाइन के ऊपर इस तरीके से आएगी F3। तो अगर हम ध्यान दें तो F1 और F3 ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो फोर्स की स्ट्रेंथ तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर्स की वैल्यू आएगी क्या वैसे? तो द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ, RS आर F1, F3। F1 की वैल्यू क्या आएगी? BIL साइन थीटा। यही हमने पढ़ा ना, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है
किसके बराबर लगता है, बी आई एल साइन थीटा। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। तो यहां पे बी तो अपनी एज इट इज है बी, करंट आई भी अपना एज इट इज है, और लेंथ अपनी क्या है, ये वाली लेंथ ले रहे हैं ना अपन, तो यहां पे ये लेंथ हो गई एल, ठीक है, ये सॉरी बी, तो एल अपनी क्या हो गई, बी हो गई, और साइन थीटा, ठीक है ना। प्लेन कितना एंगल बना रहा है, तो साइन थीटा। ऐसे F3 का हम देखेंगे तो ये भी सेम आएगा, बी आई बी साइन थीटा। तो दोनों फोर्स के आपस में इक्वल है, तो F1 इजिकल टू F3, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल है। These two forces are equal and opposite in nature, लेकिन डायरेक्शन क्या है इन दोनों की, अपोजिट है, ठीक है ना। अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, तो देयरफॉर द नेट फोर्स एंड टॉर्क बाय दीज फोर्सेस इज जीरो। तो इसलिए ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बाकी के फोर्स बच गए, कौन कौन सी आर्म के ऊपर, ये वाली क्यू आर और एस पी, इन दो आर्म के ऊपर आप देखिए। तो क्यू आर के ऊपर देखिए आप फोर्स, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी मिडिल फिंगर को पॉइंट आउट करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप अपनी फोर फिंगर को पॉइंट आउट करो, तो आप क्या देखोगे, जो फोर्स लग रहा है वो आपका इनटू, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो फोर्स F4 होगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि कोई भी मान लीजिए ये रोड है अपने पास, ये आयरन रोड है और ये इसका मिड पॉइंट है। अब एक फोर्स इधर लग रहा है F4 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और ये जो आपका रोड है ये क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो सेम काम इस आर्मेचर के साथ होता है कि ये रोटेट करने लगती है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्स क्या आ जाएगा, F2 किसके बराबर आ जाएगा, I, और क्यू आर की लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और साइन थीटा, और इस तरीके से ये I L B साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों फोर्स इक्वल हैं, और अगर हम आइडियल केस पकड़े, मैक्सिमम इफेक्ट कब होगा, जब ये आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस केस में आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्मेचर हम किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि थीटा आपका 90 डिग्री बन जाए, मतलब प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाए। तो एक तरीके से हम वर्टिकल पोजीशन में इसको रखेंगे, ठीक है। अगर आप 3D में इसको इमेजिन कर पाओ तो वर्टिकल पोजीशन में इसको हम रखेंगे। जैसे कि आप ऐसे इसको इमेजिन करो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और यहाँ पे आपने अपने कोई भी बुक जो है आपने उसको एकदम ऐसे वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया, उसको लेटाया नहीं है, उसको आपने खड़ा कर दिया, ठीक है। तो प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेजिन करो इस चीज को, ठीक है। तो मैक्सिमम इफेक्ट के लिए ये 1 होगा, और 1 कब होगा, जब थीटा अपना 90 डिग्री हो जाए, यानी कि अपनी जो आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उस केस में F2 इजिकल टू F4 क्या हो जाएगा, ये BIL। These two forces are equal and opposite in direction, thus the net force is zero, but the line of action of these forces is different, therefore it will produce torque, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो नेट फोर्स तो आपका जीरो आएगा, जैसे मैंने आपको ये रोड का एग्जांपल दिया कि भाई दोनों फोर्स F4 और F2 दोनों फोर्स आपके इक्वल हैं, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स अगर आप देखा जाए तो अगर एक की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हो, यानी कि अगर इसको पॉजिटिव मानते हो तो दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, -F4, ठीक है। तो ये जीरो आता है, तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी, नेट टॉर्क, ठीक है ना, वो नॉन जीरो होगी। टॉर्क क्या होती है, एंगुलर फोर्स होता है, ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है ना, जहां चीजें रोटेट करती है, तो वो आपका नॉन जीरो होगा। तो वही चीज बोल रहा है, ठीक है, कि जो नेट फोर्स है वो तो आपका जीरो होगा, लेकिन जो नेट टॉर्क है वो आपकी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, टॉर्क प्रोड्यूस होगी।
अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? st, ये है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना एस से लेकर, मतलब इस साइड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये यहां पे मतलब दूसरे एंड प्लेन इस पे यहां पे टच कर रहा है ये, तो ये ठीक है ना। तो ये st, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन ट्राइंगल STR ट्राइंगल देखिए आप, ये देखिए STR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा कितना हो जाएगा? ST अपॉन बी। और कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं ना 90 माइनस अल्फा। तो कोस 90 माइनस अल्फा, तो कोस 90 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं हम साइन अल्फा। किसके बराबर हो गया? ST अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से ST की वैल्यू कितनी आ गई? बी साइन अल्फा। तो इसको आप पुट कर दीजिए ST की जगह, ST की वैल्यू आ गई, ST की वैल्यू अपनी आ गई बी साइन अल्फा। और जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये फोर्स अपना है BIL। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क क्या बन जाएगी आपकी? BIL बी साइन अल्फा। ठीक है, अब ये देखिए L और B, L इंटू बी, L इंटू बी क्या है? आपका एरिया है ना। तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका आपका एरिया आ जाएगा A, तो इसकी जगह हमने A लिख दिया, तो BIA साइन अल्फा। और ये तो हमने सिंगल टर्न लिया था, सिंगल टर्न था पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर लूप के अंदर। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीशफल कर दो इस तरीके से, BINA साइन अल्फा। ठीक है ना, तो इससे क्या है, इसको याद रखना आसान हो जाएगा, बिना, ठीक है ना, टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी? बिना साइन अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना आसान हो जाता है इसको। तो ये आपकी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, मतलब इस टॉर्क के साथ जो है आपकी आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क की? न्यूटन मीटर। भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो फोर्स की तो होगी न्यूटन और डिस्टेंस की होगी मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसमें जो ये I और A है ना, ये आपका कैपिटल M होता है। ठीक है ना, I A किसके बराबर है? कैपिटल M के, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट को। जैसे हमने जैसे P से हमने पढ़ा था, क्या था? इलेक्ट्रिक मूवमेंट, जो कि किसके बराबर था? Q2L। ठीक है, वैसे ही M जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक मूवमेंट को, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, जिसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है? लूप के जो सरफेस है, ठीक है ना, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का देखा था, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वैसे इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होती है? प्लेन, जो भी आप प्लेन लोगे उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो अब देखिए, द टॉर्क एक्टिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप ऑफ द लूप। तो जो भी टॉर्क एक्ट होगी वो जो भी आप आर्मेचर ले रहे हो उस आर्मेचर की शेप पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लूप। कितना एरिया ले रहे हो आप लूप का, उस पर डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके एरिया पे डिपेंड करती है। व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर लूप का जो प्लेन है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपकी जो टॉर्क होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, यानी कि टॉर्क कितना हो गया आपकी? बिना, BINA। व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, यानी कि थीटा अगर आप 90 डिग्री ले रहे हो तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस थीटा दोनों का सम कितना आता है? ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर अल्फा 0 हो गया तो उस केस में जो टॉर्क लगेगी वो आपकी क्या लगेगी? 0। ठीक है ना, यानी कि आपका जो आर्मेचर है वो रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, मिनिमम, तो मिनिमम वाला केस हो गया, और ये आपका ये मैक्सिमम वाला केस हो गया, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। क्लियर है? तो अब इसी से रिलेटेड एक
एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा टॉपिक। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है उसके ऊपर जो लगेगा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर 30 डिग्री पे रख दिया, तो जो फोर्स की जो लगेगा इसके ऊपर, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, BIL साइन थीटा। जो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना उसको आप वैसे याद रखा करो, ज्यादा सही रहता है। BIL साइन थीटा, ऐसे याद किया ना इसको हमने। ठीक है, तो अब साइन थीटा अपने को दे रखा है, साइन 30, मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे ही रखी है, करंट अपने को दे ही रखी है। ठीक है ना, तो अपने को निकालना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना, मतलब F/L निकालना है। तो L इसको नीचे ले आओ यहाँ पे, तो F/L ये अपने को निकालना है। बाकी सारी वैल्यूज अपने को गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आएगा, 0.6। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। क्लियर है।